नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हो रहे विधानसभा सत्र में राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने करीब 79,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि उत्तराखंड में वित्त मंत्री बजट 2023 को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में 30% महिला आरक्षण को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने लागू किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए अतिरिक्त धनराशि के साथ 9,300 रुपए का मानदेय दिया जा रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य सशक्त उत्तराखंड को प्राप्त करना है। हम समावेशी विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। रोड सेफ्टी पर भी फोकस होगा। एयर कनेक्टिविटी पर भी कार्य हो रहा है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि चारधाम केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के साथ पूरे राज्य में रोड कनेक्टिविटी और हेली कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे। साथ ही सड़कों का नया जाल बिछाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत छात्रों के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई है। उत्तराखंड में एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण का बजट बढ़ाया गया है। सुशासन की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून पेश किया। इसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। युवाओं के लिए समय पर भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। उत्तराखंड में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सशक्तिकरण योजना पेश करने के साथ बजट पेश किया। इसमें जोशीमठ संकट को देखते हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर भी बड़ा प्रावधान किया गया है। मैं कह सकता हूं कि ये 77,407 करोड़ का जो बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18% की इसमें बढ़ोतरी की गई है। और इसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि हमने पिछले बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6,300 करोड़, 19-20 में 5,100 करोड़, 20-21 में 6,200 करोड़, 21-22 में 3,200 करोड़ का बाजार से ऋण लिया था। लेकिन आप अनुमान लगाइए कि इस बार सिर्फ 2,500 करोड़ का हमने ऋण लिया है। तो ये वित्तीय अनुशासन का ये भी एक सीधा जीता जाता एक नमूना हमारे सामने है। और इसमें आप देखिए कि जैसा मैंने आपसे कहा कि पूंजीगत परिव्यय जो 2022-23 में हम लोग इसे 10,471 करोड़ का व्यय अनुमानित कर रहे थे, लेकिन ये बढ़ के 13,133 करोड़ का ये हुआ है। तो अब आप इस अंदाज लगाए 21% इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। रोजगार को भी हमने फोकस किया है। इसमें चाहे हमें उद्यान में 815 करोड़ का हमने प्रावधान किया है। हमने पॉली हाउस के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया है। जैसे मैं कृषि का इसकी आपसे बात कर रहा था, मिशन एप्पल योजना के लिए हमने 35 करोड़ का प्रावधान किया है। राजकीय नियुक्ति हेतु पर्याप्त जो धनराशि इसमें हमने दी है, यानी कि 133.53 करोड़ का इसमें प्रावधान किया है। उद्योग के बारे में यदि बात करूं तो वर्क फोर्स डेवलपमेंट में 100 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है, यानी कि इस मद में हमने 461.31 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे ही आप पर्यटन की यदि बात करें तो हमने कुल मिला के इसमें 302.04 करोड़ का प्रावधान किया है। शिक्षा युवा कल्याण की बात करें तो 10,459.55 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 4,217.87 करोड़ का हमने इसमें प्रावधान किया है। यानी कि हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में कुछ नई हमने। और जो गैरसैंण जिसकी हम बात कर रहे हैं, बार बार एक सवाल उठता है, तो इसके लिए भी हमने 1,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। अब आप देखिए कि लगातार, जैसे मैं बार बार कहता हूं, गैरसैंण जो हमारी जोशीमठ आपदा के बाद बार बार आपके माध्यम से आती है, उसके लिए हमने 1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन
में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है। वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तिमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का, धामी जी का स्वागत करती है कि एक अच्छा समावेशी बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया। 2022 के चुनाव में जब हम लोग गए थे तो जो संकल्प पत्र हमारा था उसी संकल्प पत्र की अवधारणा पर आज का ये बजट है। इस बजट में युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, गांव का, झुग्गी का, झोपड़ी का, सबका एक समावेश किया गया है। सबको एक समान रूप से देखा गया है और जहां एक और उत्तराखंड का निरंतर विकास हो उसके लिए इसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पलायन, पर्वतीय क्षेत्रों का पलायन कैसे रुके उसके बारे में पूरा भरपूर इसमें जो है कि काम किया गया है। और साथ ही साथ जो आज 79,000 का ये जो बजट हम लोगों ने आज प्रस्तुत किया, इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। खेती किसानी का भी ध्यान रखा गया है, गन्ना किसानों का भी ध्यान रखा गया है, रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिजली का, पानी का, स्वास्थ्य का, सारे क्षेत्रों को ध्यान रखा गया है। कुछ नई परियोजनाएं भी हम लोगों ने लागू की हैं। तो मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि ये बजट उत्तराखंड का सर्वोत्तम बजट है। देखिए, आंखों में धूल झोंकने वाला बजट के रूप में मैं देखता हूँ। बेरोजगारों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है। केवल जब कैबिनेट की बैठक में समर्थन मूल्य ही नहीं बढ़ाया गया और पुराने किसानों का जो पुराना बकाया उसका भुगतान नहीं किया गया, वो उसका जिक्र नहीं है कि 200 करोड़ से ज़्यादा का किसानों का पुराना भुगतान है और जो किसानों के लिए रखा गया है वो 100 करोड़ के आसपास है। तो इससे सरकार की नीयत सामने आ जाती है। दूसरा, इस बजट में जो सबसे बड़ी कमी दिखती है कि बजट सत्र चल रहा है और किसी भी विभागवार चर्चा के लिए 2 घंटे 3 घंटे का भी समय नहीं दिया गया। एक दिन में सारे विभागों का बजट पास हो रहा है। इसका मतलब है सरकार आनन-फानन में आँखों में धूल झोंकते हुए बजट को पास करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विपक्ष के विधायक और सत्ता पक्ष के विधायक अपना समर्थन या अपना विरोध इस पे प्रकट कर सके, ढंग से इस पे चर्चा हो सके। तो ये सबसे बड़ी कमी इसमें मैं देख रहा हूँ। कागज़ों में ये बजट खर्च होगा और मुझे लगता है कि बजट जो है राज्य के हित में नहीं है। जो बजट जो है सरकार ने प्रस्तुत किया है घोर निराशाजनक वाला बजट है। नौजवान साथियों की घोर उपेक्षा की गई है। आम जन के हितों के विपरीत का वाला ये बजट है। महंगाई कैसे कम होगी उस पर कोई बात जो इस बजट में नहीं कही गई। किसानों की आय दुगना करने का वादा लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन आय दुगने करने के लिए कोई प्राविधान जो है इसमें नहीं किए गए हैं। विकास के कार्यों को आगे कैसे बढ़ाएंगे उसका कोई इसमें व्यवस्था नहीं है। सिर्फ जो है ये सरकार जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उसके माध्यम से अपने बजट को जो है प्रस्तुत करने का काम कर रहे हैं। तो घोर निराशाजनक वाला बजट है और आम जन जो है इस बजट से कोई लाभ होने वाला है। तो आपने सत्ता पक्ष को सुना और विपक्ष को सुना। बजट पेश होने के बाद इन लोग के अपने अपने ये बयान है। विपक्ष का कहना है बजट में कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि हमने आम से लेकर खास तक सबको छूने की कोशिश की है, चाहे गरीब तबका हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, कोई भी हो, चाहे महिलाएं हो, हमने सबको छूने की कोशिश की है। बावजूद इसके कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उन सवालों का जवाब जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सत्यवीर सिंह चौहान बीजेपी प्रवक्ता, सूरज सिंह नेगी कांग्रेस प्रवक्ता, मीनाक्षी घिड़ियाल जुड़ी हुई हैं, यूकेडी प्रवक्ता है, डॉक्टर बद्री सिंह भंडारी अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं, उमा सिसोदिया आप प्रवक्ता है, ये भी जुड़ी हुई है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले डॉक्टर बद्री सिंह भंडारी का हम रुख कर लेते हैं। बद्री सिंह भंडारी जी, आपने देखा, पूरे बजट को देखा, आपको बजट में क्या खास लगा और क्या कुछ हो सकता था बजट में? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम सीधे रुख कर लेते हैं सूरज सिंह नेगी जी का। सूरज सिंह नेगी जी, बजट को लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? दूसरी चीज, बजट में
काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ देने की भी बात कही गई है, उसको लेकर आप लोग क्या देख रहे हैं? जैसे स्वरोजगार की बात की गई, किसानों की भी बात की गई, काफ़ी सारी बातें की गई हैं और सुशासन की बात की गई है, तो किस तरह से पूरे बजट को देख रहे हैं आप? देखिए मनीष जी, जिस प्रकार से बजट पेश किया गया है और एक जो बात कही जा रही है सरकार के द्वारा कि हम 2025 तक इसको उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाएंगे, पर हमें नहीं लगता कि किसी भी रूप में सरकार का जो बजट है वो इस प्रदेश को अग्रणी राज्य जो है बनाने की ओर अग्रसर होगा। तो अब देखिए झूठ का कितना बड़ा पुलिंदा है कि 77,000 करोड़ का हमने बजट रखा, पिछली बार 65,000 का रखा, इस बार 18% हमने इसको बढ़ा दिया। भैया आपके पास जो है इनकम आपकी 54 है और खर्चा आपका रुपया है, तो मतलब बहुत विरोधाभास है इसमें, क्योंकि 56,000 करोड़ जो है आप कहाँ से लाएंगे उसको, उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे? तो ऐसा एक बजट नहीं है जिससे भविष्य में युवाओं को कोई आसार दिखते हों रोजगार के, किसानों को कोई जो है किसानों के लिए कोई व्यवस्था हो, या पर्यटन के लिए कोई हमारी बढ़िया व्यवस्था हो, शिक्षा के क्षेत्र में है, तमाम जो क्षेत्र हैं हमारे, उन पर कहीं भी कोई ऐसा आभास प्रतीत नहीं होता कि सरकार का बजट जो है राज्य को अग्रणी बनाने के लिए है। और जब तक सरकार अपने आय के संसाधनों में वृद्धि नहीं करती, आय के साधन नहीं बताती, ऐसा कुछ नहीं करती, तब तक ये बजट केवल जो है कागजी पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। इससे जो है चारों ओर निराशा का माहौल है। जो आर्थिक सर्वे है जो विधानसभा में जो है वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें कहा जा रहा है कि सरकार की रिपोर्ट है कि 8.68 लाख बेरोजगार जो है कार्यालयों में, बेरोजगार कार्यालयों में जो है पंजीकृत हैं। और इसके अतिरिक्त कई और सारे जो हैं जो लोग हैं जो पंजीकृत नहीं हैं, वो भी यहाँ पर बेरोजगार हैं। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए बजट में कोई ऐसा प्राविधान नहीं है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं है जिससे कि यहाँ के युवाओं को लगे कि ये बजट जो है उनके हित में है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता ठीक है सर, हूँ, जल्दी। गौरानंदा देवी में हाँ। पिछले बार जो बजट था उससे कम उसको कर दिया गया है। तो जो लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के संरक्षण की बात करते हैं, वहां पर उस हकीकत जो है इस बजट में सामने आ गई। ठीक है, अब एक अदरशास्त्री से भी समझ लेते हैं। बद्री सिंह भंडारी जी, पूरे बजट को आपने देखा, पढ़ा, सुना भी आपने प्रेमचंद्र अग्रवाल को, आपको बजट में क्या कुछ खास लगा और क्या कुछ और भी हो सकता था बजट में? जी, मेरा सोचना है कि बजट लगभग बैलेंस्ड है। इसमें कैपिटल आउटले बढ़ाया गया है, करीब 20-21% के लगभग कैपिटल आउटले बढ़ा है। कैपिटल आउटले का मतलब है जो एक्सपेंडिचर ऐसे संसाधनों पे किया जाता है जिससे कि भविष्य में इनकम जनरेट हो। इनका जो रेवेन्यू सरप्लस है, यानी जो पैसा ये उधार ले रहे हैं, जो पब्लिक डेट है, वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है, न कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो रहा है। वो भी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, फिर इन्होंने जैसे हेल्थ, एजुकेशन, यूथ वेलफेयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर को एम्फेसिस दी है, वो भी एक सही डायरेक्शन का कदम है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह भी सही डायरेक्शन का कदम है। जो और किया जा सकता है उसमें यह है कि जो रेवेन्यू है वो कुछ टैक्सेशन के थ्रू बढ़ता है और कुछ जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू के थ्रू बढ़ता है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में एक कुछ चीजें ऐसी आती है, जैसे मान लो स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो स्टेट गवर्नमेंट के उपकरण हैं या उपक्रम हैं, उनसे क्या प्रोडक्टिविटी है, उनसे क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, वो प्रॉफिट पे काम कर रही है या नुकसान में काम कर रही है। तो हर साल ये स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहिए कि हमारे जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनमें हमारा कितना कैपिटल लगा हुआ है और उस पे हमें
क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। अगर मान लो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी वो रिकवर नहीं कर रहे हैं, तो फिर ऐसी कॉरपोरेशन का एग्जिस्टेंस में होना जरूरी नहीं है। तो काफी सारी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर को ही करने देना चाहिए। अच्छा, हिल्स में यह है कि हिल्स में डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कुछ मटेरियल वहां पर अवेलेबल नहीं है, नीचे से ले जाना पड़ता है। तो अब जो गवर्नमेंट को ऐसी चीजें देखनी चाहिए कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में ऐसे काम किए जाएं जिससे कि डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस को ज्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़े उसकी। या तो जो है कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट मिले, या सेम आउटपुट को हम कम इनपुट से प्राप्त कर सकें। तो साइंस वगैरह जो भी, जैसे मान लो कई हम देखते हैं कि पुराने जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है उनमें कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, वही पुराने जो चलता था पहाड़ों में वही चल रहा है। काफी सारी चीजें जो कि इनोवेट की जा सकती हैं, तो जो इनकी लेबोरेटरीज वगैरह हैं उनमें इस चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हालांकि वैसे बोला गया कि हेल्थ में हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है और जो उसके ऊपर खर्च हो रहा है वो खर्च काफी कम है रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो एजुकेशन के फील्ड में ओवर द ईयर सरकार ने काफी अच्छा किया है, लेकिन हेल्थ में उतना अच्छा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। ठीक है सर, आते हैं फिर जी। ठीक है, मीनाक्षी गुलियाल जी, आप किस तरह से बजट को देख रही है, आपकी पार्टी किस तरह से बजट को देख रही है? क्योंकि देखिए बजट आया है, जैसा कि अभी अर्थशास्त्री हैं वो बता रहे हैं, कई मायनों में देखा जाए तो सही है और कई मायनों में देखा जाए तो और भी चीज़ उसमें इंक्लूड की जा सकती थी। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, जैसे हिल जाना है, पहाड़ी इलाकों में जाना है, तो उसको लेकर उन्होंने बात की थी, कैसे उसको सुगम और सस्ता बनाया जा सके। आप लोग किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बजट तो अच्छा ही होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि दरअसल कुछ नई चीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं की गई है। हम लोग देखेंगे कि जिस प्रकार से बजट चलता आ रहा है उसी में कुछ इजाफा करके बजट को आगे पेश कर दिया जाता है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि अभी बजट पेश करने पे ये लोग अभी एक आभार रैली निकालना शुरू कर दें, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात है। तो जिस प्रकार हम बजट की बात कर रहे हैं तो बजट अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि जो हमारी कुछ आर्थिक सेवाएं और सामाजिक सेवाओं में जो खर्चा होता है, बेसिकली उससे हमारा विकास व्यय को बढ़ाने से हमारा डेवलपमेंट होता है दरअसल। तो हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हमारा परिवहन आता है, संचार आता है, ग्रामीण विकास आता है और सामाजिक सेवाओं के अंदर शिक्षा व स्वास्थ्य आता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो पिछला बजट इन चीज़ों के लिए अलॉट हुआ था वो पूरा खर्च भी नहीं हो पाया इन चीज़ों में। ना शिक्षा पे पूरा खर्च हो पाया, एजुकेशन को ले लीजिए, ग्रामीण विकास को ले लीजिए या फिर हेल्थ को ले लीजिए। इनमें हमारा जो बजट लास्ट टाइम का था वो पूरा इसमें इन्होंने जितना अलॉट किया था उतना खर्चा नहीं दिखा पाए या नहीं कर पाए। बेसिकली ये लोग दिखाते ही हैं, इसलिए मुँह से दिखाए निकल गया, तो वो खर्चा नहीं हो पाया। तो जिस प्रकार से अभी के बजट में हम देखेंगे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, महिला सशक्तिकरण पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, रोजगार स्वरोजगार पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, बच्चों के स्वास्थ्य को लेके कि लेकिन हम इन अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ फ्री की चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि फ्रीबीज कैसे बांटे जाएं, वो बांट के जनता को एक तरह से अपने उसमें किया जा रहा है। क्योंकि हम किसी भी महालक्ष्मी योजना ले लो, वात्सल्य योजना ले लीजिए, उसमें क्या हो रहा है, उसमें सिर्फ वस्तुएं बांटे जा रही हैं। इसी तरह किसान की अगर हम एग्रीकल्चर को लेके बात करें तो किसान निधि दी जाती है, तो वो भी एक तरह से सिर्फ फ्रीबीज आप बांट रहे हो, आप उनके आय का साधन नहीं डेवलप कर रहे हो। क्योंकि जो आवश्यकता है आज पहाड़ों पे, आज मुझे लगता है कि एनजीओ पे भी आप बातें कर रहे हो, तो एनजीओ नहीं चाहिए लोगों को। बेसिकली पहाड़ों पे उद्योग चाहिए और उद्योग पे खर्चा जो है वो दिखाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को रोजगार मिले और उनकी इनकम बढ़ सके। ताकि जब इनकम बढ़ेगी तभी आगे स्वरोजगार की बात होगी, तभी आगे जो कैपिटल डेवलपमेंट की बात होती है वो हो पाएगी। उमा सिसोदिया जी, सवाल ये है उमा सिसोदिया जी, देखिए आज बजट पेश हुआ है, आप बजट को किस तरह से देख रहे हैं? आप लोगों का क्या नज़रिया है? क्या कुछ और हो सकता था बजट में? और बजट में जैसे मानदेय बढ़ाया गया है आशा कार्यकर्तियों का,
और भी कई चीज़ें हैं उस पर बात हो रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से नकल विरोधी कानून लाया गया है, सख्त कानून लाया गया है, और भी शिक्षा को लेकर बात की गई है, ओबीसी को लेकर बात की गई है, कई मुद्दों को लेकर बात हुई है। तो किस तरह से आप लोग बजट को देख रहे हैं सर, जल्दी से मैडम। बात मुझे समझ में नहीं आई कि नकल विरोधी कानून और बजट का आपस में क्या संबंध है, को किस बात से वो नकल विरोधी कानून को बजट के साथ पेश कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या नकल विरोध के लिए भी उन्होंने कोई बजट का कोई प्रावधान किया है? शायद किया होगा, हमें ना पता चला हो। अभी मैं बड़े भाई कंडारी जी की बात सुन रही थी, जो हमारे अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठे, कितनी ईमानदारी के साथ आप बात कर रहे थे कि रूरल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, हमारी कृषि की जो पुराने जो टेक्निक्स चली आ रही है उनके ऊपर इनोवेशन पर बात होनी चाहिए। कितना दर्द, मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति का, एक अर्थशास्त्री का जो अपने उत्तराखंड के बारे में सोचता है, उसका कितना बड़ा दर्द। और इस दर्द को, ऐसा नहीं है कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हमारी सरकार के पास वो ब्रेन नहीं है जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट को बता सके कि हमें अपना पैसा कहाँ पर लगाना चाहिए। लेकिन सर आपको ही पता है कि रूट प्रॉब्लम क्या है। रूट प्रॉब्लम ये है कि बजट को लगाना नहीं है, सिर्फ ऐसी जगह पर बजट को देना है जहां पर की मलाईदार विभागों को बजट देना है, वहां पर उस जगह पर अपने बजट को लेकर आना है जहां के भी वो पीछे के रास्ते से वो पैसा जो है वापस इनकी जेब में पहुंच जाए। मैं एक दो चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इन्होंने एक बजट रखा है पर्यटन विभाग के लिए 302 करोड़ रुपए, और चारधाम यात्रा में आधारभूत जो संरचनाएं हैं उनके लिए 10 करोड़ रुपए। लाखों लोग आते हैं चारधाम यात्रा, आपने सिर्फ 302 करोड़ रुपए का बजट, सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट आधारभूत आवश्यकताओं के लिए, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स भी शामिल है, जिसमें कि हमारे शौचालय भी शामिल है, जिसमें कि हमारे जो खच्चर वाले हैं, जो भी तमाम सुविधाएं हम लोग रास्ते में अपने लाखों करोड़ों मैं कहना चाहूंगी करोड़ों श्रद्धालुओं को देते हैं, उनके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट। मतलब ये आप मजाक बना रहे हैं उत्तराखंड का। इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर चारधाम यात्रा निकलती है पूरे 3-4 महीने के लिए, लाखों श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं, और आप कहते हैं हमारे पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट। इसके बाद आपने एक वर्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए आपने 100 करोड़ रुपए का बजट किया। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया, मैं लगातार पिछले कई घंटे से पूरे इंटरनेट पे और पूरे अखबारों में वर्क फोर्स डेवलपमेंट ढूंढती रह गई कि आखिर ये क्या नया शगुफा छोड़ा है जिसके लिए आपने 100 करोड़ रुपए किए हैं। शायद बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठा हो तो प्लीज मुझे समझाने का प्रयास करें। आप लोगों ने महिलाओं के लिए आशा कार्यकर्ताओं का आपने मानदेय बढ़ाया, मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन हमारे उत्तराखंड की आधी आबादी महिलाओं के लिए जो मेडिकल होते हैं, जो शिक्षा होती है जिससे कि महिलाएं सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं, महिला छात्राओं के लिए जो दूसरी और तमाम हमारे सरकारी स्कूल है, जो महिला स्कूल है, उनकी लड़कियों के लिए आपने क्या प्रावधान? ठीक है उमा सिसोदिया, ठीक है, कई सारे सवाल है, हम सवालों का जवाब भी लेंगे बीजेपी प्रवक्ता से। तब तक हमारी चर्चा में बने रहिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए एशियन न्यूज। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड बजट की, जो कि आज सदन के पटल पर रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बजट को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बजट में काफ़ी कुछ होगा। विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष की बात करें तो वो खुशी में नहीं समा रहा है कि नहीं, बजट में बहुत कुछ है। और ये भी कहा जा रहा है 2024 को देखते हुए इस बजट को भी लाया गया है, और कई सारी जो चीज़ें हैं वो केंद्र समायोजी योजना को उसमें मिलाकर बजट को भी पेश किया गया है, ताकि केंद्र सरकार भी खुश रहे, राज्य सरकार भी खुश रहे और लोग भी खुश रहे। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छे बजट के रूप में सत्ता पक्ष कह रही है। सतवीर सिंह चौहान जी, सर आपने सभी के सवाल सुने हैं, अब जवाब भी जल्दी से दे दीजिए। मनीष जी, जो आज का उत्तराखंड का जो 2023-24 का जो बजट आया है, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सभी को समावेश करने वाला बजट है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके उनकी कैबिनेट और सभी विधायक दलों जितने भी है सबको बधाई देना चाहता हूं कि ये जो बजट है ऐतिहासिक बजट रहा, और खासकर कि उत्तराखंड की जो आंदोलन की जो भूमि रही है, गैरसैंण जो रही है, भराड़ीसैंण जो रही है, वहाँ पर ये सत्र हो रहा है तो इसके मायने और बढ़ जाते हैं। और दूसरा, उसी भूमि से जो हमारी हृदय स्थली है पूरे उत्तराखंड की, वहाँ पर जिस प्रकार से कई दशकों से ये चल रहा था कि जो उत्तराखंड के राज्य के आंदोलनकारी है उनका जो मांग थी कि हमारा रिजर्वेशन को
प्रमुखता से अभी तक नहीं लिया गया है, उसको कोई इस तरह की कोई पहल नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस बजट में जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर रखा कि 10% रिजर्वेशन, तो आंदोलनकारियों की जो भावना थी उस भावना के अनुरूप भी इस बार इस बजट सत्र में पूरा ध्यान दिया गया। तो मैं आपके एचएनएन के माध्यम से उन आंदोलनकारियों के लिए जो किया गया ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम को बधाई देता हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि महिलाओं को, सैनिकों को किस प्रकार से इस बजट में फोकस किया गया, कृषि को किस प्रकार से फोकस किया गया। अभी एक बात आई, कृषि की जो बात आई कि कृषि के लिए आधुनिक तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, चक्राता क्षेत्र में, वहाँ केवल मात्र 3 तरह के सेबों की उत्पत्ति की जाती थी, या तो गोल्डन या रॉयल सेब या फिर आपका स्पर सेब होता है, जो कि गोल्डन 15 साल में देता अपनी फसल, स्पर 8 साल में देता है, गोल्डन 5 साल में देता है। आज की डेट में हमारी सरकार ने उद्यान विभाग को इतना मजबूत किया है और उनके क्षेत्रों में जा रहा है, आज की डेट में उनको वो फसलें दे रहा है कि जो 12 महीने में आपकी फसल देता है। ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से और बाहर से जिस प्रकार से हमने उनको मदद पहुंचाई है, चाहे वो गाला हो, चाहे जेरोमाइन हो, तमाम तरह की वो हमने उनको उन्नत किस्म के बीज दिए जिससे कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और इस बजट में भी खासकर कृषि को जिस प्रकार से फोकस किया गया, आने वाले समय में इतना प्रभावी होगा। जो हम पलायन की बात करते हैं, आने वाले समय में जो भूमि बंजर आज लोग बोलते हैं, आने वाले समय में किस प्रकार से प्रकृति संरक्षण का काम करेगी। और उत्तराखंड को जो हम कहते हैं कि 2025 में जिस प्रकार से अग्रिम राज्य बनेगा और ये जो आंदोलनकारियों की जो भावना थी उसके अनुरूप ये राज्य बनेगा, वो आपको प्रणीत होते उस समय दिखाई देगा। दूसरा, इस बजट में जिस प्रकार से स्वरोजगार के लिए 40 करोड़ का अलग से एक प्रावधान किया गया, आने वाले माध्यम में एक विषय उठा यहाँ पर कि भाई 8 लाख बेरोजगार हैं, और दूसरा उन लोगों के किस प्रकार से सरकारी जॉब में इतना ही केवल हम उनको ऐड कर सकते हैं। उन्हीं के लिए पिछले 2 साल से जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया, मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूँ। 35,000 करोड़ हमने उद्योगों के लिए दिया, उसमें की जॉब जो क्रिएट हुआ है, क्रिएशन ऑफ जॉब्स है, वो 90,000 के लगभग हुआ है। और इस बार जिस प्रकार से इस बार और बढ़ावा देने का काम किया है, तो आने वाले समय में जिस प्रकार से कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की भी यहाँ चल रही है, चाहे स्टार्टअप इंडिया, चाहे स्किल इंडिया, जैसे मुद्रा योजना खासकर जिस प्रकार महिलाओं को मजबूती करने के लिए है, SC ST वर्ग को मजबूती करने के लिए है, उन तमाम योजनाओं का भी यहाँ पे प्रदर्शित होते हुए देखोगे। और मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार स्टार्टअप की एक और बात कर लेता हूं कि उत्तराखंड में 135 स्टार्टअप है जो कि इस समय इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने आप तो जॉब कर ही रहे हैं और लगातार और अपना दायरा बढ़ाते हुए औरों को भी जोड़ रहे हैं। और आज का उत्तराखंड का हम जो बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड को, आने वाले समय में हम यहाँ का युवा इतना स्किल्ड होगा कि वो जॉब लेने वाला नहीं, वो जॉब देने वाला होगा। इस प्रकार से हम इस बजट को आगे बढ़ाने वाले। दूसरा, मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार से मैं दो ही विषय रखना चाहूंगा कि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्कीम चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, जिसमें हमने 10 अरब से अधिक पैसा खर्च कर दिया। इस बार भी हमने जो इसमें प्रावधान किया 400 करोड़ का किया, नए मेडिकल कॉलेजों के लिए हमने 400 करोड़ का प्रावधान किया, और तमाम वो विषय भी उनमें रखे हैं कि उसके लिए अलग से फंड रखा गया है। तो ये, और दूसरा जो माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड का एक सपना है कि पहाड़ों तक किस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी की हमें फैसिलिटीज मिले, उस पर भी हमारी सरकार ने फोकस किया है। और दूसरा, अभी यहाँ पर जो G20 की जो बैठकें होनी है, उसके लिए भी जिस प्रकार का हमारी सरकार ने लगातार उस पर जिस प्रकार से फोकस किया है, तमाम मीटिंगें हो रही है, अलग से प्रावधान किया है, 100 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण है। आज विश्व में जिस प्रकार की लड़ाई है कि हमारे खाद्यान्नों की क्वालिटी किस प्रकार की होनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्म के लिए पहले जिस प्रकार से हमारी भूमि को बंजर बनाने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए, विदेशियों द्वारा षड्यंत्र रचे गए, उत्तराखंड आने वाले समय में जिस प्रकार से सिक्किम राज्य पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट है, आने वाले समय में हमारा राज्य भी पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक स्टेट में। एक दो बार और रखना चाहता हूँ, 5 सेकंड में जल्दी से। दूसरा जो अभी बात आई कि पर्यटन की बात आई, केंद्र ने अपने बजट में जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए बात करी है कि किस प्रकार से बढ़ावा देना है, हमारी सरकार ने भी, क्योंकि उत्तराखंड जो मेनली है पर्यटन के लिए विश्वविख्यात है, और जिस प्रकार से तमाम वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को इस बजट में जो प्रावधान किए, बल मिलेगा कि जल्द से जल्द कार्य हो सके। इसमें देखिए एक बात और भी की गई थी, मिलेट्स को लेकर बात की गई है, और मिलेट्स को लेकर बात की गई है, मोटे अनाज को लेकर कि भाई बाजार बना रही है सरकार, और अब मिलेट्स जो मोटा अनाज है वो सिर्फ उत्तराखंड में सीमित नहीं रह जाएगा, अब वो बाहर भी जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आप एक स्वरोजगार के रूप में? दूसरी चीज, जैसे पलायन की बात हो रही है कि पलायन रुकेगा, स्वरोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा। अब यहाँ पर यह है कि सरकार
लोगों को स्वरोजगार की ओर बढ़ा रही है कि आपको हम रोजगार देंगे, 4 लोगों को, 10 लोगों को, 5 लोगों को, 1 लोगों को आप खुद रोजगार दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको स्वरोजगार की तरफ बढ़ा रहे हैं, ताकि आप, अगर हम नौकरी की बात कर ले तो हम नौकरी में कितना कमा लेते हैं महीने में, कोई 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन स्वरोजगार से ये है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप एक अच्छे स्केल पर जाएंगे और एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए मनीष जी, जिस प्रकार से मोटे अनाजों की बात है, तो मोटे अनाजों के संरक्षण के लिए काफ़ी समय से बातें हो रही हैं, पर लोगों को उससे कुछ नहीं मिल रहा है। और मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो है बड़ी बड़ी बातें जो है कर रहे हैं कि नकल विरोधी कानून और दूसरी कई सारी बातें जो है हमने ये कर दिया वो कर दिया। बजट के साथ में हमारा कहना यह है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने गैरसैंण को बनाया, आरक्षण दिया, उस पर खुश है कि नहीं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, आंदोलनकारियों परंतु को हमारा कहना यह है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपने घोषित की है वहाँ पर सत्र भी हो रहा है। मैं वहाँ पर गया था तो देखा कि कर्णप्रयाग से आगे मार्गों की क्या दुर्दशा है। उसके लिए पिछले 6 सालों में आपने कुछ नहीं किया और इस बजट में भी दूर तक जो है कहीं उसके लिए आप कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपने स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया में आपने केवल जो है 40 करोड़ का बजट का प्राविधान किया है। किसानों की आप बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, किसानों के लिए आपने केवल 35 करोड़ रुपए रखा है। तो इस प्रकार से जो है जो हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के चौहान जी कि हम सेब की खेती को बढ़ाना दे रहे हैं, उसके लिए केवल मिशन एप्पल योजना के तहत आपके पास 35 करोड़ रुपए है। तो इतने बड़े प्रदेश में 35 करोड़ क्या होते हैं, किससे कितना विकास करेंगे, तो ये जो है दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है राज्य के संसाधन कैसे बढ़ाएंगे, आय कैसे बढ़ेगी राज्य की, उसके बारे में आपका बजट बिल्कुल मौन है। सूरत भाई थोड़ा तारीफ भी कर दिया कीजिए कि भाई ये सब आरक्षण दे रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। आरक्षण नया नहीं है, नया कोई वो नहीं है, बंद तो हो गया था। नहीं बंद हुआ है तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों ने राज्य बनाया है, मांग कर रहे थे ना? नहीं, हम भी मांग कर रहे थे और हम स्वागत करते हैं। नहीं, हम स्वागत करते हैं कि जो है आरक्षण कुछ होना अच्छी चाहिए। बातें भी, वही मैं बजट की बात कर रहा था, तो कुछ अच्छी चीजें होती है, लोग बोलते नहीं है। बजट देखिए, बजट से जब हम चर्चा बजट की कर रहे हैं तो आरक्षण कहां से आ गया, फिर नकल विरोधी कानून इसमें कहां से आ गया? भाई बजट की पर चर्चा हो रही है कि हम प्रदेश के संसाधन क्या हैं, उनके बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। उमा सिसोदिया जी, जल्दी से मैडम, जल्दी से। अपने बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, अपने छोटे भाई का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग के लिए आपने 400 करोड़ का बजट रखा। मेरे को समझ में नहीं आता कि आज के जमाने में 400 करोड़ में आप कितने मेडिकल कॉलेज और कितने नर्सिंग कॉलेज आप बना लेंगे। और G20 देश के का जो सम्मेलन हमारे यहाँ होने वाला है, बड़ी अच्छी तरह से छाती पीट कर धामी जी कहते हैं 100 करोड़ रुपए का बजट। हैरानी की बात है, 100 करोड़ रुपए आप G20 के लिए रख रहे हैं और 400 करोड़ रुपए आप अपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए रख रहे हैं। कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति, जिसके दिमाग थोड़ा सा भी दिमाग होगा, क्या उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि 100 करोड़ रुपए खर्च करके आप सिर्फ एक वाहवाही लूटेंगे, आप एक मतलब एक कहते ना, घर में नहीं दाने और अम्मा जी चली भुनाने, वो हालत आज उत्तराखंड सरकार की है। G20 में आप 100 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे और आप लाखों लोग, लाखों श्रद्धालु 4 धाम यात्रा में जो आने वाले हैं उनके लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे और मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए आप सिर्फ 400 करोड़ रुपए का बजट रखेंगे। भाई, हमारे घर में कुछ नहीं है, मत दिखाइए पूरी दुनिया को कि आप बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। ये जो 100 करोड़ रुपए का, ठीक है उमा सिसोदिया जी, ठीक है सम्मेलन में ठीक है, उसका विरोध करते हैं। ठीक है बद्री सिंह जी, हम आपके पास सर आ रहे हैं, बस जल्दी से सतवीर भाई जल्दी से 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ये बजट की बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य का अगर बजट नहीं देखा है 4217, मैंने केवल मेडिकल कॉलेज का और उसका बताया। और जो स्वास्थ्य की बात कर रहे थे पंजाब में सबने देखा है, उत्तराखंड का। और दूसरा इन्होंने बात करी कि 4 धाम की यात्रा की। 4 धाम की यात्रा की जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी, कह रहे थे कि इसका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। और जिस प्रकार से 48 लाख से अधिक, इनका कहना है कि G20 में इतना पैसा, सुनिए, G20 में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अरे जब खर्च होगा तभी तो आएगा। 4 धाम की यात्रा में जब हमने खर्च किया तभी तो हमारे जो घोड़ा कंडी वाले थे 1 अरब से अधिक पैसा कमा के गए, 28 लाख से अधिक सहायता समूह वाले कमा गए, वो भारत में आएंगे। इस पर भी हम आते हैं, इस पर भी आएंगे, प्रकार से सतीश भाई आएंगे, ठीक है, केवल जेल उनको स्टॉप कर दिया जाए, उनको पूरे भारत में बताया जाएगा और फिर उस पर यहाँ से जाएंगे, भारत को किस प्रकार से जुड़ेंगे वो। बद्री सिंह जी, देखिए आप बड़े ध्यान से देखते हैं बजट को, बजट आता है। हमारा पॉइंट ये है कि बजट में क्या कुछ किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज है, सही बात। और हाँ, अच्छा, और दूसरा होता है रिसोर्स एफिशिएंसी, कि आपके पास जो
लिमिटेड रिसोर्सेस है उनको आप किस तरह से यूज करते हैं, क्या सदुपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि मैंने गांव की तरफ देखे, अधिकतर लोग जो है खेती कर ही नहीं रहे हैं। पहले तो करते थे लोग, जबकि इतने साधन नहीं थे, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं मिलती थी। अब आज के डेट में क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, लोगों ने जो छोटी मोटी खेती थी वो भी नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो उस खेती, और उसका कारण ये भी है कि काफी लोगों के छोटे छोटे टुकड़े काफी इधर उधर स्कैटर्ड है। कोई एक छोटा सा टुकड़ा एक साइड में है, दूसरा टुकड़ा आधा किलोमीटर दूरी पे है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं थी। और अब ये हो गया कि जब सबने छोड़ दिया है तो इस पूरी खेती को कंसोलिडेट करके, मान लो जिसकी जितनी जमीन है इन टर्म्स ऑफ एरिया, चाहे कहीं पे भी हो, और सब लोग मिल करके एक ही चीज को पूरी एक साइड में वही चीजें लगाएं। मान लो कहीं पे जो है कोई हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगानी है, कोई मेडिसिनल हर्ब्स लगानी है, तो पूरी की पूरी खेती पे वही लगाई जाए, कलेक्टिवली करें। जो लोग काम करना चाहते वो करें, जो नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, किराए वाले लोग लगाए जाए, कोई इनको ऑर्गेनाइज करने वाला हो जाए। मान लो कि आपका यहाँ पतंजलि वाले पूरा वहां पर एरियल सर्वे करवा के देखें कि कौन सा लैंड यूज पैटर्न किस चीज में काम आ सकता है, कौन सी हर्ब यहाँ हो सकती है, कौन सी क्रॉप हो सकती है, कौन सी हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकते हैं, और पूरे इलाके में वही करवाएं लोगों से। और उनको जो है जिस प्रोपोर्शन में उनका एरिया है, उस प्रोपोर्शन में उनको जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है वो दे दें, जो भी उस पे प्रॉफिट होता है वो दे दें। तो कुछ ऐसा हो तो तब ठीक है। अदरवाइज वो स्कैटर्ड आइसोलेटेड जो फार्म्स हैं उन पे कोई कुछ काम नहीं करेगा, न कर रहा है। ठीक है। मीनाक्षी गडियाल जी, देखिए सवाल ये है कि बजट की बात हो रही है, बजट में ऐसा नहीं, बजट में कुछ खास भी होते हैं। आप देखिए बजट में मानदेय बढ़ाने की बात हुई, बजट में मिलेट्स को लेकर बात हो रही है, मोटे अनाज को लेकर बात हो रही है, अच्छी बात है। और अभी देखिए बात अभी यहाँ पर ये हो रहा था, अभी जैसा कि उमा सिसोदिया जी भी और सूरज सिंह नेगी जी भी कह रहे थे कि यहाँ बजट की बात थी तो यहाँ पर ये नकल विरोधी कानून की क्या जिक्र करने की ज़रूरत है, यहाँ पर क्या जिक्र करने की, आरक्षण की कहाँ से बात आ गई। लेकिन ये उपलब्धि है, सरकार तो बताएगी ना कि भाई ये देखिए हमारी उपलब्धि है। सरकार अपनी उपलब्धि छुपाएगी तो है नहीं कि उसको छुपाने के लिए रखी हो, तो बताने के लिए रखी है, तो वो तो ऐसे मौके का इंतजार करती है बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि अपनी उपलब्धियां सरकार बता रही है, लेकिन दरअसल समस्या यहाँ पे आती है जब उपलब्धियां असल में हो। अभी हम बात कर रहे थे कि आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया, तो आंदोलनकारियों का जो सपनों का राज्य था उसको, लेकिन आप देखिए ना समस्याएं कहाँ है। भू कानून, मूल निवास, हमारी परिसंपत्तियां जो है वो उत्तर प्रदेश के पास गिरवी पड़ी हैं। ऊपर से आप गैरसैंण राजधानी, वहां पे जाके पिकनिक मना के आते हैं, और फिर आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी नहीं बना पा रहे हैं। हमारे ऊपर 85,000 करोड़ का कर्जा है, और हम लोग ये कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेते हैं। तो सोचिए कि यहाँ पे जब बजट को लाके इस प्रकार की खुशी जताई जाती है और इस प्रकार का जो दिखावा किया जाता है वो बहुत बेमाना सा लगता है। जब जहाँ पे जिस प्रदेश के युवा जो हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, वो तो सड़कों पे लाठी डंडे खा रहे हैं। मीनाक्षी जी ये समझना चाहेंगे तो क्या किया जाए, मतलब बजट पेश ना किया जाए, फिर बजट कैसे पेश किया जाए? बजट तो ऑब्वियसली पेश किया जाएगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बहुत जरूरत है आज की तारीख में। हम लोग देखते हैं कि बजट तो अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन उसमें पारदर्शिता कहाँ है, आप बताइए। पारदर्शिता नहीं हो पाती है, तभी कहाँ पर है? अब आप ये बात करेंगे कि पूरे देश में कहाँ है या पूरे विश्व में कहाँ पर है? देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ आर एस भाई, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट पेश किया गया, बजट अच्छा है खराब है, कांग्रेस के सरकार में भी कई बार बजट पेश किया गया, राजस्थान में भी पेश किया ही जा रहा है। देखिए हम सवाल यहाँ पर यह है, हम बात यहाँ पर यही है कि जब बजट पेश किया जाता है तो सरकार कई चीजें सोचती है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार है तो वो कुछ सोचेगी ही नहीं, सरकार है वो तो जनता के हित में कोई बात सोचेगी, तो कुछ तो अच्छा उसमें से निकल सकता है। अब जैसे आप प्रवक्ता है, आप एक अच्छी लीडर है, सूरज सिंह नेगी एक अच्छी लीडर है, उमा सिसोदिया जी एक अच्छी लीडर है। अगर कुछ जो पॉइंट वाली चीज है वो निकलेगा और वो बताए, अगर आप लोग ये बताएंगे कि ये पॉइंट है, ये अच्छी चीज है, इससे बेनिफिट हो सकता है, तो ये जो योजना है, ये जो चीजें हैं वो 10 लोगों को पता चलेंगी। अभी क्या होता है, कई लोग ऐसा है कि बजट के अब तो अवेयर हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो बजट के बारे में नहीं समझते हैं।
तो इससे कई चीज अछूती हो जाती है, लोग समझ ही नहीं पाते हैं जी बजट आया होगा हमारे लिए जी, क्या लाया इसी का फायदा जो है ये सरकारें उठाती हैं दरअसल। देखिए आम जनता को नहीं पता, उसे लग रहा है 400 करोड़ मेडिकल कॉलेज के लिए ये तो बड़ा पैसा है, लेकिन जहां हमारे मैदान और तराई क्षेत्र का जो डिफरेंस आ जाता है ना, जो पहाड़ी राज्य जिसके लिए बना, मतलब ये जो उत्तराखंड राज्य बना था पहाड़ के लिए बना था, वो आज भी विकास के नाम पे अछूता है। आप देखिए समस्या यहीं पे आती है कि जब पेपरों में दिखाने के लिए ये दिखाया जाता है कि इतना खर्चा हुआ, इतना हमने डेवलपमेंट किया, वो सारा का सारा तराई क्षेत्र में होता है। अभी हम उद्योगों की बात कर रहे थे कि उद्योगों के लिए हमने इतना बजट किया है, लेकिन वो उद्योग जो है वो पहाड़, तराई से पहाड़ चढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो पहाड़ के बच्चे हैं उनको जो रोजगार अपने राज्य में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है कि देखिए उमा सिसोदिया ने सवाल किया है कि भाई G20 के लिए आप इतना पैसा दे रहे हैं। G20 पे इसलिए आता हूँ, G20 की बात इन्होंने क्यों करी, बड़ी पीड़ा है इनकी। क्यों पीड़ा है? पीड़ा यह है कि जब पहले जितनी भी वैश्विक लेवल की जितनी मीटिंगें होती सब दिल्ली के अंदर होती थी, मोटा माल खाने के लिए, क्योंकि इनकी तो 1200 की होती है प्लेट भी समोसे की। अब वो नहीं मिलेगी ना, वो इसीलिए यही दर्द है इनका कि आज भारत के अनेक कोने में, अनेक राज्यों में हमने ये भी नहीं तय करा कि भारत, ये भी हमने पक्षपात नहीं करा कि केवल वहीं पर हम G20 की मीटिंगें करेंगे जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। ये बिल्कुल भी ना देखते हुए सभी राज्यों की संस्कृति से कैसे टच हो, कैसे उसको जाने भारत को। और दूसरा, ये यहां तक मैं आम आदमी पार्टी के लिए इतना बेहतर बहुत है। दूसरा, मैं अभी कृषि की और उत्तराखंड के पहाड़ की बात आई, 6 एरोमा वैली को हमने मेंशन किया है। उसमें से हरिद्वार में आपका लेमन ग्रास एंड मिंट वैली है, नैनीताल व चंपावत पहाड़ी जिले हैं, इसमें सिनामन वैली है, चमोली अल्मोड़ा ये डैमेक्स गुलाब वैली, उधम सिंह नगर मिंट वैली, पिथौरागढ़ तिमूर वैली, पौड़ी लेमन ग्रास वैली, ये 8 हमने डिस्ट्रिक्ट लिए। 8 में से आपके 6 के 6 पहाड़ के। तो जी आप ये देख लीजिए कि हमने किस प्रकार से पहाड़ों को वहां के पलायन के लिए और वहां के लोगों को कैसे आधुनिकता से जोड़ा जाए उसके लिए भी। और दूसरा, इस बजट में खासकर सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज है, ये सैन्य बाहुल राज्य है, यहाँ पर सैन्य धाम भी हम ही ने बनाया। दूसरा, यहाँ पर जिस प्रकार से सबका आकर्षण, प्रत्येक व्यक्ति के घर के जो नौजवान होता है उसका आकर्षण भारतीय सेना में जाने का होता है। तो एनसीसी उसकी पहला कदम होता है कि एनसीसी के माध्यम से ABC सर्टिफिकेट करें। उसके लिए जो उसका प्रावधान जो यहाँ पर था कि उसके जो उसको और आकर्षण हो, जो यहाँ इसमें भी इस बजट में और मजबूती देने का काम किया। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक सूरज सिंह नेगी जी, एक मिनट सूरज सिंह नेगी जी, देखिए सवाल ये है सूरज भाई कि बजट के दौरान देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। अभी जैसे यहाँ पर अभी G20 की बातें हो गई, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर अभी सरकार कह रही थी कि हम पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग लगाएंगे, तब आप ही लोगों ने बवाल काट दिया कि भाई कैसे लगाओगे, वहाँ पर किसको ज़मीन दोगे, वहाँ पर कैसे करोगे। अभी आप ही लोग कह रहे हैं कि पहाड़ की बात कर रहे हैं, जब फिर सरकार पहाड़ की बात करने लगती है फिर आप लोग फिर वहाँ पर हंगामा करने लगते हैं, कैसे आप ज़मीन देंगे, कैसे वहाँ पर उद्योग लगेगा। अरे भाई आप एक स्टैंड क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है? आप पहाड़ को चाहते हैं विकसित हो कि नहीं हो? और ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि उद्योग लगेगा, आप क्या सोच रहे हैं, उद्योग लगेगा तो क्या बाहर के लोग आके उद्योग नहीं करेंगे? यहाँ पर वही तो लगाएंगे कंपनी कि यहाँ पर है कोई ऐसा कि वहां पर कंपनी लगाएगा? मनीष जी, हाँ, हमारा कहना यह है कि उद्योगों के नाम पे प्रदेशवासियों की जमीन जो है औने पौने दाम पर किसी को नहीं दी जानी चाहिए, और उसका भी कोई मानक होना चाहिए, प्रदेशवासियों के हित में होना चाहिए। और हमने कभी भी पहाड़ पर उद्योग लगने का विरोध नहीं किया। हम चाहते हैं कि पहाड़ पर उद्योग लगे, पर फर्जी उद्योग ना लगे कि केवल जैसे जो है सिडकुलों में होता आ रहा है कि बन कहीं रहा है और मुहर उत्तराखंड की लग करके जो है उसको बिकने का काम हो, वो नहीं होना चाहिए। और जो एक बजट की जो बात होती है कि बजट में प्रदेश में जो नॉन प्लान का बजट जो है बढ़ता जा रहा है, प्लान का बजट घटता जा रहा है, इसके बारे में सरकार जो है मौन है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जबकि आज जो है प्लान वाले बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है, वो हमारे पास दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। सर ठीक है, उमा सिसोदिया जी क्लोजिंग कमेंट है। मैडम, बजट में देखिए अभी एनसीसी कैडेट्स की बात हो रही है कि वहां पर पहले 15 रुपये प्लेट मिलता था, 45 रुपया मिलेगा, और वो भी बढ़ा दिया गया है। तो काफी चीजों को रखा भी गया है, काफी चीजें अच्छी की भी गई है। नवाचार और अनुसंधान के लिए भी इसमें बिल्कुल काफी चीजें ठीक की गई है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ये बहुत नाजुक अर्थव्यवस्था है और नेगेटिव अर्थव्यवस्था है। हमारे पास उतना
उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम अपने जो अधिकारी हैं हम उनको पैसा भी दे पाए। ऐसे में G20 जैसे 100 करोड़ रुपए खर्च करना अपने आप में हास्यास्पद है हमारे देश, हमारे ठीक उत्तराखंड है। के लिए। ठीक और मैं है। फिर से कहना चाहूंगी कि सिर्फ 10 करोड़ का बजट 4 धाम यात्रा के ठीक है। लाखों श्रद्धालुओं के बद्री लिए सिंह जी, ये हमारा बद्री सिंह आप जी, अपने आप को बजट बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा उत्तराखंड, किस तरह से देख रहे हैं? मेरा सोचना ये है कि यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक। मैंने पहले भी बताया किसी फोरम पे कि उत्तराखंड का कंपैरिजन अक्सर हिमाचल प्रदेश के साथ होता है क्योंकि दोनों का ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, कॉम्प्लेक्सिटी मोर और लेस सेम है। और वो लोग जो हैं काफी आगे हैं काफी फील्ड में, चाहे वो पर्यटन का हो, चाहे वो आपका ये टूरिज्म का वाला या हॉर्टिकल्चर वाला हो, या बेसिक जो सोशल डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, मीनाक्षी घड़ियाल जी, वाटर प्रोविजन, न्यूट्रिशन, आप लोग क्या चाह रहे थे कि और बजट में क्या चीज होता? जल्दी से मैडम 10 सेकंड। बजट में बेसिकली यही हम लोग चाहते थे कि पहाड़ों पे जो लघु उद्योगों की बात हम करते हैं, अभी उद्योगों की बात आ रही थी, तो लघु उद्योगों के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके आय को बढ़ाने के लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए, ना कि फ्रीबीज को बढ़ाया जाए। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए बजट के अंदर। जल्दी सतवीर सिंह चौहान जी, जल्दी 10 सेकंड में। मैं कहना चाहूंगा कि इतना सर्वस्पर्शी बजट है कि सभी लोगों को इसमें समाहित किया, चाहे महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, वृद्ध हो, चाहे वो सैनिक परिवार से हो, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी हो, सभी का समावेश किया गया। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का 5 सेकंड में जवाब देता हूं, बार बार 4 धाम यात्रा की बात कर रहे हैं। अरे अरविंद केजरीवाल से जाके पूछ लीजिए, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और किस प्रकार से चांदनी चौक में किस प्रकार से मंदिर तोड़ा। आप स्पष्ट रखिए, और एक मंत्री तक को आपको हटाना पड़ा कि जब उसने किस प्रकार के बयान दिए देवता के बारे में। स्पष्ट कर लिया हमने 4 धाम को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सही मेहमान का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो बजट आया, क्या लाया आपने देखा, विपक्ष कह रहा कुछ नहीं लाया, वही सत्ता पक्ष कह रहा बहुत कुछ लाया और युवाओं को बहुत कुछ मिलेगा बजट से, स्वरोजगार बढ़ेगा। सबसे बड़ी चीज है स्वरोजगार को आगे बढ़ाने की बात की गई है, यहाँ पर लघु उद्योग की बात की गई है, तो काफी चीज बात की गई है। लेकिन अब यह है कि देखते हैं धरातल पर बजट कितना उतर पाता है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैन न्यूज़। नमस्कार।